सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास। मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, शाह खावर साहब और तैयब बलोच, हमारे नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ मौजूद हैं। आज की पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, तैयब बलोच और शाह खावर की मौजूदगी ये बिल्कुल इस बात का सबूत है कि आज हम ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई कोरोना केस की, इसी के हवाले से बात करेंगे। और तैयब बलोच हमारे साथ हैं। सबसे पहले इन्हीं की तरफ चलते हैं। तैयब साहब, आज जो रिमार्क्स हुए हैं आए हैं उसमें ज़फ़र मिर्ज़ा साहब और गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत सारी बातें हुई हैं। एक एक करके उन पर डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा आप अगर बता दें कि अदालत का मूड क्या था, तो फिर शाह खावर साहब की तरफ चलें और उनसे जानने की कोशिश करें कि ये इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का मैसेज क्या आ रहा है। जी तैयब। जी, अदालत का जो मूड था, जो ही समाज शुरू हुई और अटार्नी जनरल रोस्टम पर आए, तो अदालत का मूड जो है वो काफ़ी बरहमी वाला था और जजेस जो है वो थोड़ा सख्त उसके साथ बैठे हुए थे। और क्योंकि उन्हें जो है ये गुस्सा भी था कि जो आपको याद होगा कि कुछ गुज़िश्ता जो हुकूमती मशीनरी की जानिब से और मुशीरों की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफिंग दी गई थी, उस ब्रीफिंग में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 5 से 5 सवालात पूछे गए थे और हुकूमती जो वज़रा हैं, जो मुशीर हैं और जो रिस्पॉन्सिबल बंदे थे, उनकी जानिब से उन सवालात के कोई जवाब नहीं दिए गए। और फिर इसके साथ साथ जो सूबाई हुकूमत की जानिब से और जो रिपोर्ट्स जमा हुई वफाक की जानिब से, उन रिपोर्ट्स में भी कुछ ऐसे सवालात के जवाबात नहीं थे। तो ये मेन रीज़न थी जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट खासी बरहम नज़र आई और उनका ये कहना था कि हुकूमत जो है वो अपना काम करने में फ़ेल हो चुकी है और हमें नज़र नहीं आता कि हुकूमत जो है वो संजीदा तौर के ऊपर इस तरह के इक़दाम जो है वो कर रही है। तो ये बज़ाहिर जो है वो जजेस का जो मूड था वो कुछ इस तरीके से था और यहीं से जो है वो बात बढ़ती बढ़ती फिर वज़ीर आज़म और हुकूमत की जो है वो नाकिस कारकर्दगी और हस्पतालों की सूरत हाल, और फिर तलवार जो है वो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के ऊपर आके गिरी और ताहम अटार्नी जनरल की इस्तदा के ऊपर उनसे तलवार तो हट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार जो है वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमतों के ऊपर भी किया गया। और मेन बात, जो सबसे मेन जो क्रक्स है इस पूरी प्रोसीडिंग का, वो ये था कि कौमी मुशावरत, कौमी इत्तेहाद जो है वो बिल्कुल अनका है, वो कहीं नज़र नहीं आता। सूबे कुछ करते हैं, वफाक कुछ करता है, कोई कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं है, कोई कौमी मुशावरत नहीं है और इस वजह से मसाइल जो हैं वो कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल जो क्रक्स है सुप्रीम कोर्ट का, वो मैंने आपको दे दिया कि ये चीज़ थी जो सुप्रीम कोर्ट में हमें नज़र आई। ठीक, शाह खावर, आपने ये बात सुनी सारी तैयब बलोच की कि कौमी बिल्कुल इसमें एक यूनिटी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट बग़ैर किसी को हेयरिंग दिए मसलन ये ऑर्डर पास कर सकती है? ये कानूनी और आइनी ऑर्डर होगा कि आप जी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को जी हटा दिया जाए, यानी ये जो एडवाइज़र रखना, ये इख्तियार मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहबान थे, उन्होंने जो सुओ मोटो लिए, उसको ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये फ़ैसला करना होगा कि किसका क्या इख्तियार है और आफत के दिनों में ये नहीं हो सकता कि लोग इख्तियारात से बाहर हो जाएं। तो आज जो ये सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो हुकूमत को कहे कि इसको एडवाइज़र लगाओ और इसको एडवाइज़र ना लगाओ? देखिए, सभी बात यह है कि जो 1973 का आइन जो है वो बड़ा वाज़े है और उस आइन में जो है वो 3 पिलर्स हैं। एक रियासत के 3 सतून हैं, एक इंतज़ामिया है जो हुकूमत होती है, एक अदलिया है जो कि जुडिशरी है, और एक मुकन्नना पार्लियामेंट, चाहे वो वफाकी हो या सूबाई हो। और आइन पाकिस्तान में जो है वो हर एक इदारे की या हर रियासती सतून की अपनी अपनी हदूद और क़यूद जो है वो मुतय्यन हैं। और देखिए, बात यह है कि कानून साजी, आइन बनाना, कानून साजी करना, उसमें तरमीम करना, ये पार्लियामेंट का काम है।
और उसके ऊपर उस पर अमल दरामद कराना जो है ये एग्जीक्यूटिव का, हुकूमत का काम है। इसी तरीके से जो लेजिस्लेचर कानून बनाएगी या जो आइन होगा उसकी मुताबिक जो है वो अदलिया ने फ़ैसले करने हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हो, चाहे वो सुपीरियर जुडिशरी हो। सुपीरियर जुडिशरी में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फेडरल शरीयत कोर्ट आती है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव और इवन जुडिशरी, वो जब भी अपना फ़राइज़ मनसबी संभालते हैं तो वो एक हलफ लेते हैं। हर एक के अपना अपना हलफ जो है वो शेड्यूल में दिया हुआ है और उसमें हर एक में एक चीज़ ज़रूर एक मुमासलत मौजूद है कि वो चाहे वो पार्लियामेंट के मेंबर है, चाहे वो अदलिया का है, चाहे वो गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, वज़ीर है या वज़ीर आज़म है, वो ये कहता है कि मैं हर सूरत में आइन की पासदारी करूँगा और आइन को अपहोल्ड करूँगा। तो आइन में जब हुदूद और क़यूद मुतय्यन हैं तो ये कोई भी इदारा अपने अपने डोमेन में रहकर ज़रूर काम करेगा। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं कि आइन में एक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी एक ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है आर्टिकल 184 के तहत। 184 की भी आगे ज़ेली शिक 3 है जिसमें उनके पास एक बहुत बड़ा इख्तियार है। वो ये है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ये समझे कि कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लोगों के बुनियादी हकूक़ के हवाले से किसी चीज़ में इन्वॉल्व है और उसका ताल्लुक मुफाद आमा से है, तो वो कोई किसी भी चीज़ के ऊपर एक कॉग्निजेंस ले सकती है जिसको सुओ मोटो पावर्स भी कहते हैं। और वो हमेशा उस वक्त लेती हैं कि जब वो देखते हैं कि जो रियासत के दीगर सतून हैं, दीगर कॉम्पोनेंट जो हैं, वो शायद अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ बएसन अंजाम नहीं दे रहे और उनको फिर स्टेप इन करने की जो है वो एक ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन उसके अंदर भी हयूद क़यूद है। देखिए, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये एंजाइटी जो है या उनका एक कंसर्न वो जो हमें भी नज़र आ रहा है कि वो ये है कि सूबों में और वफाक में जो है एक रब्त नहीं है, उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। और ये बात जैसे अगर एक आम शहरी को अच्छी नहीं लगती, मुझे भी अच्छी नहीं लगती, इसी तरह जजेस जो हैं वो भी इस माशरे का हिस्सा हैं कि इस वक्त जबकि एक इतना बड़ा एपिडेमिक का हम शिकार हैं, पूरी दुनिया शिकार है, हम शिकार हैं और सारी इंसानियत जो है वो लॉकडाउन हुई है, आगे हमारे मुआशी मसाइल हैं, लोगों के और बहुत सारे मसाइल हैं। तो इस पे एक कौमी लेवल की पॉलिसी का होना मेरी भी ख्वाहिश है, एक आम लेमैन की भी ख्वाहिश है, एक एग्जीक्यूटिव के बंदे की भी ख्वाहिश है और एक जुडिशरी के मेंबर की भी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हर एक की अपनी अपनी डोमेन है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है या कोई भी अदालतें जो हैं या ख़ास तौर पे सुपीरियर कोर्ट्स हैं, वो आर्टिकल 175 है, वो ये कहता है कि कोई भी अदालत, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं सूबों की, वो फ़ैसले करेंगे जो आइन और कानून उनकी इजाज़त देता है। जहाँ तक कैबिनेट की या एडवाइज़र्स के बनाने का ताल्लुक़ है, ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक कुल्ली तौर पर जो है ये गवर्नमेंट का और ये एग्जीक्यूटिव का काम है। चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनका ये इख्तियार है कि वो अपने जो है बिज़नेस को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए किन को जो है इलेक्टेड लोगों को वो मिनिस्टर्स बनाते हैं, किन नॉन इलेक्टेड लोगों को एडवाइज़र बनाते हैं, किन को स्पेशल असिस्टेंट्स बनाते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जहाँ पे एग्जीक्यूटिव अपनी हुदूद से बाहर जाएगी तो फिर जुडिशरी को ये बिल्कुल इख्तियार हासिल है कि वो वहाँ पे सामने आए और आइन का जो उन्होंने हिफाजत का हलफ लिया है उसके ऊपर वो ज़रूर अमल दरामद कराए जो आइन ने उनको इख्तियार दिया है। लेकिन मैं नहीं समझता, ठीक है, आप किसी के ऊपर, किसी की कारकर्दगी के ऊपर, हुकूमत की या किसी उसके फ़र्द के ऊपर आप एतराज़ ज़रूर कर सकते हैं, कंसर्न शो कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी को आप ये कहें कि आप फ़लाने वज़ीर को जो है वो हटा दें या फ़लाने मुशीर को हटा दें। मैं समझता हूँ बड़े एहतराम के साथ कि ये सुप्रीम कोर्ट की डोमेन से बाहर की बात है। अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 175 जिसका मैंने जिक्र किया है वो इसकी इजाज़त नहीं देते, क्योंकि हर वज़ीर को, हर मुशीर को, हर ब्यूरोक्रेट को, किसी सिविल सर्वेंट को हटाने का जो इख्तियार है उसके मुतालिक उसका अपना अपना कानून और ज़ाब्ता मौजूद है। और उस कानून और ज़ाब्ते को जब तक फॉलो ना किया जाए तो मैं नहीं समझता कि किसी को इस तरीके से हटाया जा सकता है या हटाए जाने का हुक्म सादर किया जा सकता है।
अच्छा तैयब, आप तो कमरे अदालत में मौजूद थे अटॉर्नी जनरल साहब की रिक्वेस्ट पर, फिर वो जो जैसे आपने भी कहा कि एंड पे जो डिसीजन आया उसमें वो चीज़ हटा दी गई। तो एक सवाल है मेरा आपसे, आप अदालत को कवर करते हैं, मैं भी जाता हूँ अदालत में कभी कभार। अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा सही काम नहीं कर रहे, तो फिर और वो उन्होंने उनको हटाने का ऑर्डर दिया, तो या तो वो ऑर्डर फिर आप उसको रहता वैसे ही। अब अगर अटॉर्नी जनरल साहब ने रिक्वेस्ट की है तो फिर अब ये तो फिर यानी वो एक नाअहल आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट की नज़र में, वो अटॉर्नी जनरल साहब की रिक्वेस्ट की बुनियाद पर फिर वो काम तो कर रहा है। तो ये क्या चीज़ है? आई मीन अदालत जो है जब वो फैसला कर लेती है, बताती है, अपना माइंड दिया उन्होंने कि वो ठीक काम नहीं कर रहा और हम अभी फैसला लिख देंगे, फिर अटॉर्नी जनरल साहब रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्या वो जो फैक्टर्स थे जिसकी बुनियाद पर अटॉर्नी जनरल को इनको डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को हटाने की बात हो रही थी, अटॉर्नी जनरल की रिक्वेस्ट से वो फैक्टर्स हट गए, वो चीज़ें, वो जो बुनियाद थी वो ख़त्म हो गई? तैयब बलोच। नहीं समी साहब, वो फैक्टर्स तो नहीं हटे। अब जजेस साहब जो हैं और ख़ासकर चीफ जस्टिस ने, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और बार बार, यानी कि आपको याद होगा कि जब कैदियों से मुतल्लिक़ केस चल रहा था तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि ये डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कौन है, हर वक्त टीवी पे आ जाते हैं, इनकी प्रोफाइल क्या है, इनके पास एजुकेशन क्या है, उनकी सलाहियत क्या है। तो आज भी फिर उन्होंने यही बातें की। तो इस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो है वो एक इतराफ़ भी जो है वो सामने आया है। वो इतराफ़ ये था कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के ऊपर मास्क चोरी करने का इल्ज़ाम है और इस हवाले से केस जो है वो FIA के पास है और FIA इसकी तहकीकात कर रही है। ताहम अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की है कि सर आप एडवर्स प्रोसीडिंग में ना जाएं, आप जो हमें एक और मौका दे दें, और ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट उस डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को हटाने का कोई फ़ैसला करती है तो ये फिर मुतबाह कुन होगा और किसी को आधी फ़्लाइट से उतार देना जो है वो मुनासिब नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की जो सलाहियत थी उस हवाले से भी अदालत को आगाह किया। और फिर इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि हुकूमत की इजाज़त के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अच्छा, तो ये फिर जो चीनी बाहर भिजवाई गई वो भी हुकूमत की इजाज़त से गई होगी, फिर जो आटा बाहर भिजवाया गया वो भी हुकूमत की इजाज़त से गया होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें जो कुछ भी हो रहा है, जो हमें चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, जिसमें करप्शन है, बदनुमानी की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसमें अगर हुकूमत ऐसा कर रही है तो फिर जो आपके मुशीर हैं, जो एडवाइज़र लगाए गए हैं, उनके ऊपर भी मुबैना तौर पर कुछ ऐसे इल्ज़ामात हैं। तो जब वज़ीर आज़म 10 बंदों से काम ले सकते हैं तो वो 40, 49 और 50 बंदे उन्होंने क्यों रखे हुए हैं? और इसी वजह से जब अटॉर्नी जनरल ने बार बार इस्तदा की और रिक्वेस्ट की कि एडवर्स जो है वो इसके प्रोसीडिंग ना हो, अदालत तहम्मुल का मुज़ाहरा करे, तो इसी वजह से वो जो फैक्टर था जजेस की नज़र में और चीफ जस्टिस की नज़र में, तो चीफ जस्टिस ने उस पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को ओहदे से हटाने का हुक्म जो है वो नहीं दिया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करा दी कि हुकूमत इस सवाल से ख़ुद ही कोई मुनासिब फ़ैसला जो है वो कर लेगी। तो जिसकी वजह से अदालत ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और फिर ये सारा मामला हुकूमत के ऊपर छोड़ दिया कि हुकूमत इस सवाल से जो भी करे ये उसकी डोमेन है। अच्छा, और वो अपनी इस डोमेन में तय छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा शाह खावर, एक बात तो ये तय है कि जहाँ तक डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का मामला है, ये सारे एक जो इस तरह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और ये मीटिंग्स और सारी ये जो कहानी है, यानी काम कुछ नहीं हो रहा, 10-10 घंटे की मीटिंग्स ही चल रही हैं, तो ये बात भी तो एक इरिटेटिंग है। और जो बात कही चीफ जस्टिस साहब ने डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से, मेरी जिन लोगों से भी बात हुई है वो उसमें अमली तौर पर तो वो यही कहते हैं कि अपने दोस्तों को नवाजना और चीज़ों को, इधर इवन इस्लामाबाद के जो हॉस्पिटल्स हैं इसमें जिस अंदाज में तब्दीलियाँ की हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने, तो वो तो नज़र आता है कि ये अपनी दोस्तों के साथ बड़ी शफ़क़त से पेश आते हैं, मेरिट वेरिट का कुछ काम नहीं है। तो वो जो एक तवक्को की जा सकती है किसी इलेक्टेड आदमी से, वो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से तो नहीं की जा सकती। देखिए, सभी बात यह है कि ये सिर्फ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारे अनइलेक्टेड लोग जो हैं वो बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ होल्ड कर रहे हैं। मैं देखिए, आइन ने जो है, आइन पाकिस्तान ने आपकी वफाकी काबीना जो है उसकी एक जो है वो बिल्कुल एक उसकी भी हदूद और क़यूद रखी हुई है, और उसमें भी
सिर्फ 5 एडवाइज़र्स मुशीर वज़ीर आज़म के जो हैं उनकी ज़िक्र मौजूद है कि आप ऐसे लोगों को जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, जो कि अपने उस फील्ड में बहुत ज़्यादा दस्तरस रखते हैं, उस पर उनका जो सानी नहीं है और वो इलेक्टेड नहीं है, तो इसलिए आईन पाकिस्तान ने 5 लोगों को मुशीर वज़ीर आज़म का, उनको वज़ीर आज़म जो है पोर्टफोलियो कोई भी दे सकते हैं, उनको राइट ऑफ ऑडियंस होता है पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट में जाके खिताब भी कर सकते हैं, कैबिनेट का मेंबर होते हैं। लेकिन जहाँ तक स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, इसकी आइन में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसकी गुंजाइश सिर्फ जो है वो रूल्स ऑफ बिजनेस है जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं 1973 के। तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, ऐसे जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स मौजूद हैं। जैसे सिंध हाई कोर्ट ने एक कॉग्निजेंस ली थी किसी रिट के ऊपर, रिट पिटिशन के ऊपर, उसमें जो बेइंतहा एडवाइज़र्स और स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर सिंध रखे हुए थे, उनको जाना पड़ गया था। तो एक हद मुकर्रर होना तो बहुत ज़रूरी है कि स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, क्या वो उनकी जगह ले सकते हैं उन एडवाइज़र्स की जिनकी आइन में गुंजाइश मौजूद है और वो कैबिनेट का हिस्सा हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसी फ़ौज ज़फ़र मौज मौजूद है जो कि किसी सूरत में भी इलेक्टेड पोजीशंस में नहीं है और वो कैबिनेट में, और किचन कैबिनेट अलग बात है, फेडरल कैबिनेट में बैठते हैं। फेडरल कैबिनेट में सिर्फ वो बैठ सकता है जिसने आईन पाकिस्तान का हलफ लिया है और वो एडवाइज़र्स जिनकी गुंजाइश मौजूद है। बाकियों से आप अलहदगी में अनऑफिशियली मुशावरत कर सकते हैं, लेकिन उसको आप कैबिनेट में नहीं बिठा सकते, क्योंकि कैबिनेट के अंदर आपकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं जो कि कौमी राज होते हैं और उस पर इलेक्टेड लोगों ने हल्फ उठाया होता है कि वो उन राजों को कभी भी अफशा नहीं करेंगे और जब तक कि उनको कोई कहा ना जाए या आइन या कानून ऐसा करने की इजाज़त ना दे। तो ये देखें, ये ज़रूर है। लेकिन जहाँ तक डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का ताल्लुक़ है, हो सकता है, मुझे तो उनके बारे में नहीं पता कि उनकी कारकर्दगी कैसी है, वो रोज़ टेलीविज़न पे भी आते हैं, ब्रीफिंग भी देते हैं। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ामात हैं तो इल्ज़ामात के बारे में ज़रूर हुकूमत को जो है वो जो तरीक़ाकार, राइज तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक उनको सफाई का मौका देने के बाद ज़रूर उनके ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस हद तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई कंसर्न है मुशीरों के बारे में या वज़ीरों के बारे में जिनके बारे में आम राय ऐसी है कि वो कुछ गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं, तो फिर ये गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव का एक जो है ये अखलाकी जो है वो उनकी ड्यूटी बन जाती है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और ऐसा कोई शख्स कैबिनेट का हिस्सा ना हो और मुशावरत का हिस्सा ना हो जिसकी रेपुटेशन अच्छी ना हो मुआशरे में। आपने जी समी शाखवर, आपने तैयब बलोच को सुना, वो जो 5 सवाल जो किए थे अदालत ने, वो उनका जवाब नहीं दे सकी ये जो टीम है, जिस पर देखिए अदालत का कोई ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। जी बिल्कुल। मसला है कोरोना एक बीमारी है जो पूरी दुनिया में आ गई है। पाकिस्तान में अगर अमेरिका जैसा मुल्क जो है बर्बाद हो रहा है तो यहाँ पर ये जो पाकिस्तान में यहाँ पर क्या सूरत हाल बनेगी। तो उस हवाले से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टीम के पास होनी चाहिए, अदालत ये फील करती है, महसूस करती है कि ये डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की क़यादत में ये टीम वो डिलीवर नहीं कर सकती, तो जिस पर उन्होंने अपने कंसर्न का इजहार किया फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि मेरा अपना ज़ाती ख्याल यह है कि अगर कोई मामला पर्सनल कोई होता तो अटॉर्नी जनरल की जो दरख्वास्त थी उसको कभी भी सुप्रीम कोर्ट कंसिडर ना करती। मैं ये कहता हूँ कि जो एक जो बात कही है चीफ जस्टिस साहब ने, इस पर जरा कमेंट करें आप, पॉलिटिकल भी बैकग्राउंड है आपका। देखिए सभी, मैं आपको एक बात बताऊं, तमाम लोगों को मिलकर होना चाहिए। उन्होंने अपने मैंने पहले भी एक बात कही। देखिए, जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की इंटेलिजेंस का ताल्लुक है इस मामले में, आर्टिकल 184(3) के तहत उनको आइन ने इसकी इजाज़त, न सिर्फ इजाज़त दी है बल्कि उस वक्त इनकी एक आइनी फ़र्ज़ बन जाता है, आइनी ऑब्लिगेशन बन जाती है कि ऐसी सूरत में जबकि लोगों के बुनियादी हकूक़ जिनका ताल्लुक़ अवाम नास से हो या मुफादे आमा से हो, उसमें अगर कहीं पे कोताही हो तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे स्टेप इन करना है और उसी जुरिस्डिक्शन को जो है वो एक्सरसाइज कर रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उनके जो 5 सवालात हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, उनकी एंजाइटी जो है इस मामले में वो बिल्कुल ठीक है। और देखें, ये एक चीज़ तो बिल्कुल देखिए उस पर तो कोई आर नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर इदारे का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हाई कोर्ट्स हैं,
एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है, उनके अपने अपने दायरे ये आप कह चुके हैं, ये नहीं उसके अंदर ये आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, आपने ये चीज एक्सप्लेन कर दी है। जी जी, आपने ये चीज एक्सप्लेन कर दी है और बहुत अच्छा ये एक्सप्लेन किया है कि एडवाइजर को रखना हटाना ये प्रोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, एग्जीक्यूटिव का है, इट हैज नथिंग टू डू विद द जुडिशरी। बिल्कुल ये बात सही है। आज चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि आर्टिकल 54 का जिक्र किया, पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन का जिक्र किया, और एक सवाल भी उस पर हुआ कि क्या अदालत ज्वाइंट सेशन का हुक्म दे सकती है। तो मेरा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मेरा ये एक ख्याल है जिस पर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें कि पार्लियामेंट आज़ाद है, पार्लियामेंट को आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि जाएं जाके आप अपना इजलास करें, जाएं जाके आप ये करें, आप ये फैसला करें। फिर तो वो पार्लियामेंट की इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, फिर तो वो पार्लियामेंट जो है वो जो उसको कह रहा है कि वो काम करे वो तो फिर उसके तहत हो गई, नहीं तो फिर इंडिपेंडेंस कहाँ गई? जरा इस पर थोड़ा हमें इनलाइटन करें। मेरा ख्याल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के हवाले से जो ख्वाहिश का इजहार किया वो बड़ा एक साहिब मशवरा जरूर है, और उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी खुद ही वजाहत कर दी कि हमारी ये इख्तियार में नहीं है कि हम हुक्म सादर करें कि कौमी असम्बली जो है वो इकट्ठी हो या पार्लियामेंट जो है उसका ज्वाइंट सेशन हो। ये यकीनन इख्तियार सदर पाकिस्तान का है, उस पर उन्होंने उस डोमेन में जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन चूंकि वो एक इदारा है, रियासती अहम रियासती इदारा है, उसको आइन और कानून ने इजाज़त दी है, तो वो ऑब्जर्वेशन ज़रूर दे सकते हैं, ख्वाहिश का ज़रूर इजहार कर सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव या सदर मुमलिकत जो है वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां जो है उसको निभाते हुए, उसको समझते हुए उनके इख्तियार में है और उनको ये करना चाहिए। उन्होंने इस बारे में कोई हुक्म नहीं दिया। तो बात यह है जी, बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त हम एक बहुत बड़े बहरान का शिकार हैं, और इसमें तमाम इदारे जो हैं वो इसके ऊपर जो है बिल्कुल उस पर कॉन्शियस हैं। हर इदारे की, हर फ़र्द की जो है इस पे एंजाइटी है, बेचैनी है, और वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो इस वबा से जो है वो बड़े अच्छे तरीके से एक कौमी यकजहती के साथ, एक कौमी हमआहंगी के साथ और एक कंसिस्टेंसी के साथ इसको फाइट करे। और इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये भी बात मद्देनज़र रखनी है, क्योंकि हर दिन हर डिफरेंट सिचुएशन जो है वो इमर्ज हो रही है, डिफरेंट केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत सारी नई नई मुश्किलात का सामना हो रहा है। अब यहाँ तक भी हमने देखा है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो लोगों को रिलीफ पैकेजेस दिए हैं उसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है, उसको भी बड़ी बेहतर अंदाज में करने की ज़रूरत है। उसमें भी देखा जा रहा है कि उसकी आड़ में जो है वो जो नामुस्तहिक लोग हैं वो भी आगे आके वो दूसरे लोगों का हक मार रहे हैं। तो ये एक कलेक्टिव एक प्रॉब्लम है जिसको हमें कलेक्टिवली, लेकिन मुझे कहा जा रहा है प्रोग्राम में वक्त, एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, शाह खबर, आप एक बात कर रहे थे कि ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो डिस्पर्समेंट हो रही है, ये जो फंड्स मिल रहे हैं, ये किस तरह से मिल रहे हैं। टाइगर फोर्स तो एक पॉलिटिकल फोर्स है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर्स हैं ज़्यादातर, वो दूसरी सियासी जमातें इसमें नहीं हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो गुफ्तगू का मकसद था, जैसे आप भी कह रहे हैं कि ये ख्वाहिश के सब मिलकर काम करें, तो आप क्या, यानी ये जो मैसेज है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का, फिर तो वो यही मैसेज है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनको लेके चलें। और शायद ये वक्त का भी तकाजा है, बिकॉज दिस इज़ नो टाइम टू प्ले पॉलिटिक्स। तो इसमें आप क्या समझते हैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर के जो शहबाज साहब हैं, बिलावल साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को कॉल करनी चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, एक पेज पे लाना चाहिए, बजाय इसके कि हम देखते हैं पॉलिटिक्स हो? क्या कहते हैं? बिल्कुल सभी ठीक है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो इसमें इंटेलिजेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेलिजेंस है, ये मेरा ख्याल है कि एक वेकअप कॉल है गवर्नमेंट को, और उनको उनकी ज़िम्मेदारियाँ, आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनका एहसास दिलाना है, उनको थोड़ा सा झंझोड़ना है। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, सियासी इख्तलाफात अपनी अपनी जगह पे, हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे की एडवर्सरी होती है, लेकिन कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होता। पॉलिटिक्स में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर
ऐसे कौमी मसाइल हों, कौमी इज्तिमाई जहाँ पे सोच का होना और तमाम कौम को यकजा एक पेज पे होना ज़रूरी हो, तो मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे पहले हुकूमत वक्त का काम होता है कि वो आगे आएँ और अपोजिशन को और इवन मुखालफीन को, क्योंकि अपोजिशन के लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो भी अवाम का मैंडेट लेके अपने अपने हिस्से का लेके आए हुए हैं, उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपकी उनके साथ ज़ाती मुखालफत हो सकती है, आपकी पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन जहाँ पे इस तरह के कौमी मसाइल हों, इस तरह के एपिडेमिक्स का सामना हो, तो वहाँ पे तमाम इख्तलाफात को पसे पुश डालकर सबको एक पेज पे आ जाना चाहिए। और इसमें मैं थोड़ा सा क्रेडिट इसमें अपोजिशन को ज़रूर दूंगा कि पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जैसे ये वबा फूटी और ये मसाइल शुरू हुए तो उन्होंने बड़े बबांगे दोहल कहा कि हमारा बिल्कुल हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के और गवर्नमेंट के साथ हैं, वो हमें अपने साथ समझेंगे, हम उनके लिए उनके शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। और यही बात मेरा ख्याल है अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए पार्लिमानी ग्रुप, सब ने अपने अपने इस ख्वाहिश का और एक नेकनीयती का इजहार किया, जिसको मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और फेडरल गवर्नमेंट को उसको प्रॉपरली रेसिप्रोकेट करना चाहिए था। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि पिछले 2 दिनों से हम फेडरल और एक सूबा सिंध के हवाले से एक टग ऑफ वॉर देख रहे हैं। वहाँ से एक सवाल होता है, इल्ज़ाम होता है, फिर उसका जवाब दिया जाता है, और ये काम जो है हमें अपनी जो एनर्जीज़ हैं वो बजाय एक दूसरे के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल गोल स्कोरिंग करने के, हमें यकजा होकर मुत्तहिद होकर और आवाम को ये तासुर दें कि इस मुश्किल की घड़ी में हम तमाम लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान की, चाहे वो अपोजिशन की है चाहे वो गवर्नमेंट की है, वो एक पेज पे हैं और हम उनके साथ हैं। और मैं नहीं समझता कि अगर हम इत्तेहाद और यगानगत का अगर मुजाहरा करेंगे तो उसमें जो एक गैर यकीनी सूरत हाल लोगों के अंदर है वो भी ख़त्म होगी और एक कंसेंसस और एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो आएगी। अब हमें देखने में आता है कि बहुत सारी चीज़ों में इनकन्सिस्टेंसी है, उसमें मुताबिकत नहीं है। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो लॉकडाउन जो था वो जिस तरीके से लोग उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे, वो एक कन्फ्यूजन का शिकार है। तो मैं समझता हूँ कि इस कन्फ्यूजन से निकालने के लिए एक कौमी और एक मरबूत पॉलिसी और यकजा और यूनिफॉर्म पॉलिसी का होना ज़रूरी है कि जिसमें कोई भी आम शहरी ये ना समझे कि इस पॉइंट के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट या कोई सूबा या कोई दूसरे लोग जो हैं वो अलग अलग हैं। और चूँकि ये अगर चीज़ ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि अगर ये जारी रही तो इसमें हम इस अजीम कौमी साने से जो है वो और बहुत सारे नुकसानात हासिल करेंगे। तो ज़रूरत इस अमर की, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर इनको वेकअप कॉल दी है तो इसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना चाहिए और ये तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करके मैं समझता हूँ कि ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐलान करें कि मैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर है पार्लियामेंट के बाहर है, इस कौमी साने से बचने के लिए, इससे जो है एक कामयाबी से नबर्द आज़मा होने के लिए हम तमाम एक पॉलिसी बनाएं और एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। अच्छा तैयब बलोच, आप थे सुप्रीम कोर्ट में, मैं यहाँ पर चाहूँगा कि आप ज़रा अपनी इनपुट दें। जिस तरह से हम एनालाइज कर रहे हैं या हम मैसेज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैसेज यही था कि लेजिस्लेशन की जाए, चीज़ों को रेगुलराइज किया जाए, ये जो चीज़ें बांटी जा रही हैं उसका भी पूरा हिसाब किताब हो और वो कानून के मुताबिक हो, लेजिस्लेशन की जाए, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की भी बात सवाल जवाब हुए। तो आप भी ये हम सही समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो वेकअप कॉल है वो यही है कि जो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको एक पेज पर इकट्ठा होना चाहिए? इज़ इट यही स्पिरिट थी सुप्रीम कोर्ट की भी? जी बिल्कुल समीर साहब, आप सही समझे हैं और सही तज्जिया कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको जस्टिस काजी अमीन साहब का एक रिमार्क्स है पूरी इस सिचुएशन को से मुतल्लिक। उन्होंने कहा कि ये जो कोरोना वायरस है ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए भी ख़तरा है, हमें इससे नबुर्द आज़मा होना चाहिए कौमी मुशावरत के साथ। फिर उन्होंने कहा कि एक लीडर जो है वो दूसरे लीडर के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अगरचे उनको चाहिए था कि वो अपनी एनर्जीज़ जो है वो मिलकर इससे निमटने के पैर लगाते, लेकिन वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और फिर जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो कहा, उनका ये कहना था कि हमें इस पूरे बुरहान के अंदर
जो लीडरशिप का फुकदान नज़र आ रहा है कि हमें कोई ऐसी लीडरशिप नज़र नहीं आ रही। हम मानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत इंतहाई कमज़ोर है और हमारे यहाँ सबसे मेन जो हमारे चैलेंज है वो ये है कि इस कमज़ोर मईशत वाले मुल्क में हमें चाहिए कि कोई भी गरीब जो है वो भूखा ना सोए और उसको राशन जो है वो मुयस्सर आए। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हमारे यहाँ कौमी लीडरशिप होगी, और उन्होंने बार बार कहा कि कौमी लीडरशिप के लिए हमें मिलकर कौमी इत्तेहाद को फ़रोग देना होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर जो है वो इसका सलूशन निकालना होगा। फिर इस सवाल से जस्टिस काजी अमीन साहब ने अटार्नी जनरल को कहा कि आप आइन उठाएं, तो उन्होंने आइन की किताब उठाई, तो उन्होंने कहा आप आर्टिकल जो है वो 44 जो है वो उन्होंने कहा कि आप वो पढ़ें। फिर उन्होंने कहा कि आप इसमें देखें कि क्या इख्तियारात हैं। तो उन्होंने जब वो पढ़ा तो उसमें ये था कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो सदर मुमलिकत को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो जॉइंट सेशन जो है वो बुलाए। तो इस पर चीफ ने कहा क्या पार्लियामेंटेरियन जो है वो पार्लियामेंट में आने से डरते हैं या आप डर रहे हैं कि आप सेशन नहीं बुलाना चाहते? तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर अदालत कह देती है तो हम बुला लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन जो वफाकी काबीना फैसले कर रही है ये भी अवाम के इलेक्टेड लोग हैं, तो ये भी जो है वो आप समझ लें कि पार्लियामेंट के ही फैसले हैं। तो इस पर उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमने आपको पहले भी कहा था कि आप इससे मुतल्लिका कानून साजी करें, लेकिन आपने अभी तक कानून साजी नहीं की। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि काबीना फैसले कर ले सकती है तो फिर आप गाइडलाइंस मुरतब करके हमें दे दें और बताएं कि कौन शख्स कौन से इकदाम करेगा और कौन किस सवाल से रिस्पॉन्सिबल होगा, ताकि हमें गाइडलाइंस मिल जाए और हम ये तयन कर सके कि हम इस जो मूजी मर्ज़ है इससे निपटने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। तो इसी पर अटार्नी जनरल ने उनको यकीन दहानी भी कराई। लेकिन जो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट का नुक्ता नज़र था वो ये था कि हमें कौमी इत्तेहाद और पार्लियामेंटेरियन को साथ मिलकर और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ मिलकर इसका जो है वो सलूशन जो है वो निकालना है। ठीक है। अच्छा शाह खावर, ये बताइए कि अब सदर पाकिस्तान का जिक्र हुआ है और पाकिस्तान के आइन का जिक्र हुआ है, आरिफ अलवी साहब में इतना तप्पड़ है कि वो कहें जाके प्राइम मिनिस्टर से कि आएँ जी जॉइंट सेशन बुलाते हैं या आप इन सियासतदानों को मिलाएं और बैठें, इनके साथ बात करें। क्योंकि मेरी बहुत सारे लोगों से आज बात हुई है, उसमें हर तरह के तबके के लोग थे, और ये मैं यहाँ पर इसको मैं इतराफ़ करूँगा इस बात का कि हर आदमी यही कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस हवाले से ज़रूर इनिशिएटिव लेना चाहिए और तमाम जो दूसरी जमातें हैं रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो 2-3 हफ्ते हैं उसमें ये जो पेंडेमिक है पाकिस्तान में बहुत बुरे तरीके से, अल्लाह ना करे, लेकिन ये बहुत बुरे तरीके से हिट करने वाला है जिस अंदाज में चीज़ें चल रही हैं। तो आप समझते हैं आरिफ अलवी साहब में इतना थप्पड़ है कि वो ये बात करेंगे इमरान खान साहब? आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी खावर साहब, तप्पड़ है? देखिए बात ये है कि सदर मुमलिकत का जो ओहदा है हमारे आइन में वो जो है यूनिटी की अलामत है, वो वफाक की अलामत है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है इस मुल्क के। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है और उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव या ज़्यादा जो ताकत या इख्तियारात का सरचश्मा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते हैं। लेकिन आइन ने कुछ इख्तियारात जो हैं वो सदर मुमलिकत को भी तफवीज़ किए हुए हैं, जहाँ पे हम अगर आइन में पार्लियामेंट की डेफिनेशन देखते हैं, उसकी तशरीह देखते हैं, तो उसमें उसकी तशरीह है कि पार्लियामेंट जो है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, कौमी असम्बली, सेनेट और सदर मुमलिकत। और ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पॉइंट आउट की है कि क्या आर्टिकल 44 आइन पाकिस्तान का जो है वो इस चीज़ का तकाजा नहीं करता कि जब मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि जिसके लिए एक वसी तर मुशावरत की जॉइंट पार्लियामेंट के इजलास की ज़रूरत है, तो वो उस वक्त आइन ने उसको ऐसे मौके के लिए इख्तियार दिया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का जो है एक कॉन्सेप्ट मौजूद है और बहुत सारे लोगों को एक छत के नीचे जो है वो इस तरह आना उसका वो है या नहीं। ये आप इतनी देखें ना, आप भी बड़े सियासतदान हो गए हैं, तो भाई आरिफ अलवी में तप्पड़ है या नहीं ये बताएं। करेंगे या वो बस देखिए प्राइम मिनिस्टर कहेंगे वही करना है? वो सदर मुमलिकत हैं, मैं उनके बारे में कोई ऐसा रिमार्क नहीं देना चाहता, लेकिन
ये उन्होंने भी, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया हुआ है, और ये वक्त है कि वो अपनी जो हलफ उठाया है जिस आइन का, जिसको प्रोटेक्ट करने का, उसका जो तकाजा है उसको पूरा करने का उनका आज ये वक्त है। उनको चाहिए कि वो अपनी ये आइनी जिम्मेदारी पूरी करें। ठीक है जी, अब मैं आपको बता देता हूँ आइनी जिम्मेदारियाँ कैसे पूरी हो रही हैं। ये जो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो आज इतने गम और गुस्से का इजहार किया, ज़रा आप सुन लें, मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट लूँगा अलीना, प्लीज़ बी पेशेंट। कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है ना, ये एडहॉक बेसिस पे रन हो रही है। आप जो सारे जो सिर्फ इस्लामाबाद के जो 4 हॉस्पिटल्स हैं ना, वो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, पिम्स जो है ये एक डेंटल सर्जन इसको रन कर रहा है, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने लगाया, और ये सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसके ख़िलाफ़ है। पॉली क्लिनिक जो है वो एक गायनेकोलॉजिस्ट, और ये मतलब NIRMB एक डिप्टी डायरेक्टर, और फिर जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ हैं वो भी एक जूनियर ग्रेड 19 के ऑफिसर। यानी ये सारे जूनियर ऑफिसर्स को इसलिए लगा दिया गया कि उनको आप आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये है वो काम जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी हम फैसला करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको ये देखना चाहिए कि जिन लोगों को ये लगाया है डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने आगे, क्या उन्होंने जो आपके साथ जो उनकी कमिटमेंट है, जो आपके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग है, उसकी पासदारी की है? ये फेडरल कैपिटल के 4 बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं, ये आप जूनियर डॉक्टर के हवाले कर दें, अपने दोस्तों के हवाले कर दें, और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायोलेशन हो रही हो, तो फिर वो क्या रन करेंगे? बिल्कुल। और इसमें बेसिकली ज़रूरत है इस तप्पड़ की कि लोग बताएं ना जाके प्राइम मिनिस्टर को जो उनके इर्द गिर्द हैं, वो तो बताते ही नहीं है। शाह खावर, देखिए, सभी बात ये है कि एक चीज़ जो है वो आपने देखनी होगी कि जो हेल्थ का शोबा है वो तो आपकी जब 18वीं तरमीम हुई तो उसको तो वो सूबों को तफवीज़ कर दिया गया, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जो हॉस्पिटल्स हैं जिसमें पिम्स हैं और बहुत सारे और भी हॉस्पिटल्स हैं, वफाक के बिल्कुल है, लेकिन देखिए वो एक उसकी भी एक वजारत मौजूद है, उसका भी एक डिवीज़न मौजूद है, तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि एक फुल फ्लेज मिनिस्टर होना चाहिए। गो कि ये ओहदा जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन ये उनका ज़रूर उनका फ़र्ज़ मनसबी में आता है कि वो कम अज़ कम ऐसे लोगों को बनाएं जो कि उनके अफेयर्स को चला सकें उस शोबे को। जहाँ तक आपने बात की कि मुख्तलिफ जो शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली स्पेशलिटी, बहरहाल आपको मैं खबर दे देता हूँ अभी जाते हुए कि आज जो इजलास हुआ है ना कोऑर्डिनेशन का प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत, उसमें उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि सिंध के चीफ मिनिस्टर की जो दरख्वास्त है कि कोई भी जो फैसला किया जाए लॉकडाउन के हवाले से, सिंध का इनपुट लिया जाए। प्राइम मिनिस्टर एग्रीड ऑन दैट। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सिंध के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो उनसे आप इनपुट लेंगे हम, और फिर फैसला वही होगा जो तमाम सूबे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कल अनाउंस होने वाला है, लॉकडाउन सख्त किया जाएगा, 144 की जो खिलाफ वर्जी करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सिंध, पंजाब, KP के बलूचिस्तान सारे इसमें ऑन बोर्ड होंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज डायरेक्शन दी है प्राइम मिनिस्टर तक वो पहुंची है, और ये खबर जो आ रही है कि अब कल ऐलान करेंगे प्राइम मिनिस्टर या सरकार का कोई बंदा भी, लेकिन ये फैसला कर लिया गया है कि सिंध चीफ मिनिस्टर की इनपुट ली जाएगी। लॉकडाउन एक ही जैसा होगा तमाम इलाकों में, और सख्त ऑर्डर, क्योंकि लॉकडाउन अगर नहीं होगा, आप इलाके सील नहीं करेंगे, तो ये बीमारी जो फैलने से नहीं रुक सकती। शाखावर, चलिए ठीक है समी साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। हम चारों को इजाजत दीजिए, अपने ख्याल लाने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।